हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 11 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है भूमि स्वरूप, यानी भूमि की संरचना किस तरह हुई है उसके बारे में, उसके रूप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो हम लोग पाठ को पढ़ते हैं। पृथ्वी की पपड़ी के अंदर समय समय पर हलन चलन होती रहती है। हलन चलन का मतलब होता है नीचे हिलता डुलता रहता है, जो ज़मीन के स्वरूप रचती है और बदलती है। ऐसा अनुभव हमें भूकंप के झटकों द्वारा, तो कभी ज्वालामुखी या सुनामी जैसे घटनाओं द्वारा होता है। इस हलन चलन द्वारा पर्वत, पठार और दरार घाटियों की रचना होती है, निर्माण होता है। इसके उपरांत नदी, हिम नदी, हिम मतलब होता है बर्फ़, बर्फ़ की नदी, पवन, समुद्र की लहरों जैसे प्राकृतिक बलों यानी शक्ति के कटाव और निक्षेपण क्रिया द्वारा कांप के मैदान, घाटियों और कोतरों की रचना होती है। पृथ्वी के धरातल के कुछ भाग निश्चित ऊंचाई, ढलान और आकार प्राप्त करें तब उन्हें भूमि स्वरूप कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी की पपड़ी के अंदर, यानी पृथ्वी के ऊपर जो ज़मीन है उसके नीचे समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। हलन चलन का मतलब होता है परिवर्तन, जो ज़मीन के स्वरूप यानी आकार को रचती है और बदलती है। ऐसा अनुभव हमें भूकंप के झटके जब आते हैं या कभी ज्वालामुखी या सुनामी जैसे घटनाएं होती हैं तब उसके द्वारा होता है। इस हलन चलन द्वारा पर्वत, पठार और दरार घाटियों की रचना होती है, निर्माण होता है। इसके बाद नदी, हिम नदी, पवन, समुद्र की लहरों जैसे प्राकृतिक बलों यानी शक्तियों के कटाव और निक्षेपण क्रिया द्वारा कांप के मैदान, घाटी और कोतरों का निर्माण होती है। पृथ्वी के धरातल के कुछ भाग पर निश्चित ऊंचाई, ढलान और आकार प्राप्त करें तब उन्हें भूमि स्वरूप कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। भूमि स्वरूपों के मुख्य प्रकार। प्रदेश की ऊंचाई के अनुसार जमीन के भागों को पर्वत, पठार, मैदान नामों से पहचाना जाता है। बच्चों, यहाँ पे चित्र दिया गया है। कह रहे प्रदेश की ऊंचाई जितनी होती है उसके अनुसार जमीन के भागों को पर्वत, पठार और मैदान के नामों से पहचाना जाता है। तो यहाँ पे चित्र दिया गया है। सबसे ऊंचाई पर क्या है? पर्वत। उसके नीचे थोड़ा सा आइए तो घाटी, और नीचे आइए तो पठार, फिर मैदान, टापू, समुद्र तल। ये मुख्य भूमि के स्वरूप है, आकार है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे और जानते हैं। पहला है पर्वत। पर्वत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। समुद्र तल से लगभग 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले तथा कम या तीव्र यानी तेज ढाल और संकरे यानी पतले शिखर वाले क्षेत्रों को पर्वत कहते हैं। पृथ्वी के गर्भ में भूकंप और ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों की क्रिया, प्रतिक्रिया और आंतर क्रिया से पर्वत बनते हैं। पर्वतों के उद्भव अर्थात उत्पत्ति और विकास में एक से अधिक क्रियाओं और बलों का प्रभाव यानी असर पाया जाता है, जिससे पर्वत अपने विविध यानी अलग अलग पक्षों के संदर्भ यानी विषय में एक दूसरे से अलग होते हैं। पर्वत के बारे में कह रहे हैं कि समुद्र तल से लगभग 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले तथा कम या तीव्र यानी तेज ढाल और संकरे शिखर वाले क्षेत्रों को पर्वत कहते हैं। पर्वत के गर्भ में यानी पर्वत के नीचे भूकंप और ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों यानी शक्तियों की क्रिया, प्रतिक्रिया और आंतर क्रिया से पर्वत बनते हैं। पर्वतों की उत्पत्ति और विकास में एक से अधिक क्रियाओं और बलों यानी शक्तियों का असर पाया जाता है, जिससे पर्वत अपने अलग अलग गुटों के संदर्भ में एक दूसरे से अलग होते हैं। दूसरा पढ़ते हैं पर्वतों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है बंटवारा, विभाजन। पर्वतों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। निर्माण क्रिया के आधार पर पर्वतों को 4 विभागों में बांटा गया है। पहला मोड़दार पर्वत, दूसरा खंड पर्वत, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत, चौथा अवशिष्ट पर्वत। 4 भागों में पर्वतों का वर्गीकरण किया गया है, विभाजन किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है मोड़दार पर्वत।
अधिकांशतः समुद्र तल के प्रदेशों या जलाशयों के तल में एकत्र हुए निक्षेपण में दोनों तरफ से दबाव पड़ने पर मोड़ या वलय यानी गोल घेरा पड़ते हैं। इस ऊर्ध्व मोड़ को, ऊर्ध्व मतलब थोड़ा उठा हुआ, ऐसे मोड़ को हम शिखर के रूप में और अधो मोड़ को घाटी और तलहटी के स्वरूप में देख सकते हैं। मोड़दार पर्वत के बारे में कह रहे हैं कि अधिकांश यानी ज़्यादातर समुद्र तल के प्रदेशों या जलाशयों के तल में एकत्र हुए, मतलब एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए निक्षेपण में दोनों तरफ से दबाव पड़ने पर मोड़ या वलय यानी गोल घेरा पड़ते हैं। इस ऊर्ध्व यानी थोड़े उठे हुए मोड़ को हम शिखर कहते हैं, शिखर के रूप में, और अधो मोड़ यानी आधा मोड़ हो जिसमें उसे घाटी और तलहटी के स्वरूप में यानी रूप में, आकार में देख सकते हैं। आगे एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स, उत्तर अमेरिका में रॉकी और दक्षिण अमेरिका में एंडीज दुनिया के मुख्य मोड़दार पर्वत हैं। यहाँ बता रहे हैं कि मोड़दार पर्वत एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स, उत्तर अमेरिका में रॉकी और दक्षिण अमेरिका में एंडीज ये दुनिया के मुख्य मोड़दार पर्वत हैं। यहाँ मोड़दार पर्वत के चित्र भी दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। आगे है खंड पर्वत। भूगर्भिक बलों के कारण दो भूस्तरों पर खिंचाव बल लगता है, तब उसमें दरारें पड़ती हैं। इससे आसपास का भाग धंस जाए, बीच का भाग स्थिर रहे तो वह खंड पर्वत और नीचे धंसे भाग से दरार घाटी की रचना होती है। जर्मनी का हार्ट्स पर्वत इसका श्रेष्ठ उत्तम उदाहरण होने से ऐसे पर्वतों को हार्ट्स पर्वत भी कहा जाता है। भारत में नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत खंड पर्वत के उदाहरण है। खंड पर्वत के बारे में बता रहे हैं कि भूगर्भिक यानी जमीन के नीचे बलों के कारण दो भूमि स्तरों पर खिंचाव बल लगता है, तब उसमें दरारें पड़ती हैं। इससे आसपास का भाग जो होता है नीचे धंस जाता है, बीच का भाग अपनी जगह पर स्थिर रहता है, तो वह खंड पर्वत और नीचे धंसे हुए भाग से दरार घाटी का निर्माण होती है। चित्र में आप लोग देख भी रहे होंगे। जर्मनी का हार्ट्स पर्वत इसका श्रेष्ठ उदाहरण होने से ऐसे पर्वतों को हार्ट्स पर्वत भी कहा जाता है। ये भारत में नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत खंड पर्वत के उदाहरण हैं। तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। ज्वालामुखी के विस्फोटन से बाहर निकले पदार्थ शंकु आकार में जमा होने से ज्वालामुखी पर्वत बनता है। इटली का वेसुवियस, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, जापान का फ्यूजियामा और भारत का बैरन, अंडमान, पावागढ़ और गिरनार ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। चित्रों में आप लोग देख भी रहे होंगे, ज्वालामुखी पर्वत का चित्र यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें बता रहा है कि जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो विस्फोट से बाहर निकलने वाले पदार्थ शंकु आकार में जमा होने से ज्वालामुखी पर्वत बनता है। इटली का वेसुवियस, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, जापान का फ्यूजियामा और भारत का बैरन, अंडमान, पावागढ़ और गिरनार ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं, मिसाल हैं। फिर है चौथा अवशिष्ट पर्वत। घिसाव के प्राकृतिक बल के सामने जो टिके रहते हैं उनके शेष भागों में से अवशिष्ट पर्वत बनते हैं। हजारों वर्षों से कमज़ोर चट्टानें घिस कर बह जाती हैं तथा मजबूत चट्टानों में से बने भूमि भाग ऊंचे भूमि खंडों के रूप में टिके रहते हैं। टिके रहना यानी अस्थायी रहते हैं, जिन्हें अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। भारत में अरावली, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल तथा पूर्वी घाट अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। अवशिष्ट पर्वत के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि घिसाव यानी रगड़ के कारण प्राकृतिक बल के सामने जो टिके रहते हैं उनके शेष भागों में से ही अवशिष्ट पर्वत बनते हैं। हजारों वर्षों यानी हजारों सालों से कमज़ोर चट्टानें घिस कर बह जाती हैं। जो मजबूत चट्टानें होती हैं उनसे ही बने भूमि भाग ऊंचे भूमि खंडों के रूप में टिके रहते हैं, स्थायी रहते हैं, जिन्हें अवशिष्ट पर्वत कहते हैं।
जैसे भारत में अरावली, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल तथा पूर्वी घाट अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं, मिसाल हैं। अवशिष्ट पर्वत का यहाँ पे चित्र दिया गया है, किस तरह से इसका आकार स्वरूप बना है आप लोग चित्र में देख सकते हैं। आगे है पर्वतों का महत्व। पर्वत देश या प्रदेश की सीमा, सरहद और प्राकृतिक दीवार समान है और ठंडी पर्वतों से रक्षा करते हैं। कह रहे हैं कि पर्वत देश या प्रदेश की सीमा, सरहद और प्राकृतिक दीवार समान है और ये ठंडी पवनों यानी हवाओं से रक्षा करते हैं। आगे पढ़ते हैं तो नमी वाले पवनों को रोककर अधिक वर्षा कराते हैं। पर्वत नदियों के उद्गम स्थान है। इनमें से निकलती नदियों द्वारा उपजाऊ मैदानों का निर्माण होता है। अधिक वर्षा वाले ऊंचे हिमच्छादित, यानी हिमच्छादित का मतलब होता है बर्फ से ढके हुए प्रदेशों में से 12 महीने बहती नदियां जल भंडार का काम करती हैं। जल विद्युत यानी जल से उत्पन्न होने वाली बिजली करने के लिए ये जरूरी है। इसके अलावा पर्वत जंगल संपत्ति, खनिज संपत्ति और प्राणी संपत्ति के भंडार हैं। पर्यटन उद्योग, चलचित्र उद्योग तथा पर्वतारोहियों के लिए पर्वत आशीर्वाद स्वरूप है। विश्व की कुल जनसंख्या के 10वें भाग की जनसंख्या के लिए आवास का स्थान है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण मेक्सिको और बगोटा है। पर्वतों का महत्व बताया गया है कि पर्वत देश या प्रदेश की सीमा, सरहद और प्राकृतिक दीवार समान है और ये ठंडी हवाओं से जहाँ पे रक्षा करती है, तो नमी वाले पवनों को रोककर, हवाओं को रोककर अधिक वर्षा कराते हैं। पर्वत नदियों के उद्गम यानी उत्पत्ति स्थान है। इनमें से निकलती नदियों द्वारा उपजाऊ मैदानों का निर्माण होता है, रचना होता है। अधिक वर्षा वाले ऊंचे हिमच्छादित प्रदेशों में से 12 महीने बहती नदियां जल भंडार का काम करती हैं। जल विद्युत पैदा करने के लिए ये जरूरी है। इसके अलावा पर्वत जंगल संपत्ति, खनिज संपत्ति और प्राणी संपत्ति के भंडार हैं। पर्यटन उद्योग, चलचित्र उद्योग तथा पर्वतारोहियों के लिए, जो पर्वतारोही मतलब जो पर्वत पे चढ़ते हैं, उनके लिए पर्वत आशीर्वाद के रूप में है। विश्व की कुल जनसंख्या के 10वें भाग की जनसंख्या के लिए आवास यानी घर बनाने का स्थान है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण मेक्सिको और बगोटा है। आगे पढ़ते हैं, इतना जाने। विकसित शहर है मेक्सिको के, कहाँ पे मेक्सिको देश में पड़ता है। इसकी ऊंचाई है 2300 मीटर। दूसरा है क्वीटो जो इक्वाडोर देश में पड़ता है। इसकी ऊंचाई है 2386 मीटर। बगोटा कोलंबिया में पड़ता है। इसकी ऊंचाई है 2625 मीटर। लेह जो भारत देश में पड़ता है, इसकी ऊंचाई है 3500 मीटर। ल्हासा तिब्बत चीन में पड़ता है। इसकी ऊंचाई है 3520 मीटर। लापाज पड़ता है बोलिविया देश में। इसकी ऊंचाई है 3640 मीटर। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं पठार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। समुद्र तल से लगभग 180 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले तथा शीर्ष यानी एकदम ऊंचाई पर चौड़े और समतल यानी बराबर भूभाग को पठार कहते हैं। पठारों का वर्गीकरण यानी विभाजन भौगोलिक स्थान और संरचना के आधार पर पठारों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अंतर पर्वतीय पठार, दूसरा है गिरिपद पठार, तीसरा है महाद्वीपीय पठार। पठार के बारे में कह रहे हैं कि समुद्र तल से लगभग 180 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले तथा शीर्ष पर यानी एकदम ऊंचाई पर लास्ट में चौड़े और समतल भूभाग को पठार कहते हैं। पठारों को बांटा गया है, उसका विभाजन किया गया भौगोलिक स्थान और उसकी बनावट के आधार पर पठारों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अंतर पर्वतीय पठार, दूसरा गिरिपद पठार, तीसरा महाद्वीपीय पठार। पहला अंतर पर्वतीय पठार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। चारों तरफ से ऊंची पर्वतमालाओं से पूर्ण
रूप या आंशिक यानी कुछ भाग जो बचे हुए भाग है उस रूप से घिरे भूभाग को अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। तिब्बत का पठार और मंगोलिया का पठार इसका उदाहरण है। अंतर पर्वतीय पठार का यहाँ चित्र दिया गया है और इसके बारे में बता रहे हैं कि चारों तरफ से ऊंची पर्वतमालाओं से पूर्ण रूप या आंशिक यानी बचे हुए कुछ भाग से घिरे हुए भूभाग को अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे तिब्बत का पठार और मंगोलिया का पठार इसका उदाहरण है। दूसरा है गिरिपद पठार। पर्वतों की तलहटी में एक तरफ सीधे ढाल वाले प्रदेशों को गिरिपद पठार कहते हैं। पेंटागोनिया दक्षिण अमेरिका, पीडमोंट यूएस, भारत में मालवा का पठार इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। गिरिपद पठार के बारे में बता रहे हैं कि पर्वतों की तलहटी में एक तरफ सीधे ढाल वाले प्रदेशों को गिरिपद पठार कहते हैं। यहाँ चित्र में दिया भी गया गिरिपद पठार का। कह रहे हैं उदाहरण के लिए जैसे पेंटागोनिया दक्षिण अमेरिका में है, पीडमोंट यूएस में, भारत में मालवा का पठार इसका श्रेष्ठ उत्तम उदाहरण है। आगे हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तीसरा महाद्वीपीय पठार। भूगर्भिक हलन चलन से ऊपर उठे भूभाग पर लावा की परतें खूब ऊंचाई तक जमा होने से महाद्वीपीय पठार का निर्माण होता है। भारत में महाराष्ट्र में लावा का पठार, ब्राज़ील का पठार, अरब का पठार, स्पेन, ग्रीनलैंड, एंटार्क्टिक का पठार इसके उदाहरण हैं। महाद्वीपीय पठार के बारे में कह रहे हैं कि भूगर्भिक यानी ज़मीन के नीचे जो हलन चलन होता है, उथल पुथल होता है, उससे ऊपर उठे भूभाग पर लावा की परतें खूब ऊंचाई पर जमा होने से महाद्वीपीय पठार का निर्माण होता है, रचना होता है। उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि भारत में महाराष्ट्र में लावा का पठार, ब्राज़ील का पठार, अरब का पठार, स्पेन, ग्रीनलैंड, एंटार्क्टिक का पठार इसके उदाहरण हैं, मिसाल हैं। महाद्वीपीय पठार का यहाँ चित्र दिया गया है, किस तरह जमा हो जाता ऊंचाई पर, इसे ही महाद्वीपीय पठार कहते हैं। आगे है पठारी प्रदेश का महत्व। पठारी प्रदेश का क्या महत्व है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पठार में लावा की उपजाऊ जमीन होती है जो कपास की फसल के लिए अनुकूल यानी अच्छी होती है। प्राचीन मजबूत चट्टान के पठार से लोहा, मैग्नीज, सोना जैसे कीमती खनिज मिलते हैं। जैसे भारत में छोटा नागपुर का पठार, इस पठार के ढलान पशुपालन के लिए अधिक उपयोगी है, पर्यटन और फिल्म शूटिंग के लिए उपयोगी है। पठारी प्रदेश का महत्व बताते हुए बता रहे इसमें कि पठार में लावा की उपजाऊ जमीन होती है जो कपास यानी रुई की फसल के लिए अच्छी होती है, अनुकूल होती है। प्राचीन यानी पुराने मजबूत चट्टान के पठार से लोहा, मैग्नीज, सोना जैसे कीमती खनिज मिलते हैं। उदाहरण में जैसे बता रहे हैं कि भारत में छोटा नागपुर का पठार, इस पठार के ढलान पशुपालन के लिए बहुत ही उपयोगी है, पर्यटन यानी घूमने फिरने और फिल्म शूटिंग के लिए बहुत उपयोगी है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। इतना जाने गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के लगभग मध्य में पठार की रचना हुई है। करें गुजरात के सौराष्ट्र के क्षेत्र में लगभग मध्य में पठार की निर्माण हुई है। आगे है मैदान। समुद्र तल से 180 मीटर से कम ऊंचाई वाले समतल भूभाग को मैदान कहते हैं। दुनिया के अधिकांश यानी ज़्यादातर मैदान नदियों द्वारा लाकर बिछाई गई मिट्टी से निर्मित है। नदियों के अलावा कुछ मैदानों का निर्माण पवन, ज्वालामुखी और हिम नदियों द्वारा भी होता है। मैदान का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है कि समुद्र तल से 180 मीटर से कम ऊंचाई वाले समतल यानी एक बराबर भूभाग यानी ज़मीन के भाग को मैदान कहते हैं। दुनिया के ज़्यादातर मैदान नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है, उसका निर्माण हुआ है। नदियों के अलावा कुछ मैदानों का निर्माण पवन यानी हवा, ज्वालामुखी और हिम यानी बर्फ नदियों द्वारा भी होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। मैदानों का वर्गीकरण यानी मैदानों का विभाजन।
निर्माण के आधार पर मैदानों का वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हैं: तटीय मैदान, अपरदन के मैदान, निक्षेपण के मैदान। इसमें कह रहे हैं कि मैदानों का विभाजन उसके निर्माण के आधार पर कर सकते हैं, जैसे तटीय मैदान पहला, दूसरा अपरदन के मैदान, तीसरा निक्षेपण के मैदान। तो हम लोग तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। इन मैदानों का निर्माण यानी संरचना मुख्यतः समुद्र किनारे अर्थात पृथ्वी की भूगर्भिक हलचलों के कारण समुद्री किनारे के नज़दीक खंडीय भूमि ऊपर उठती है, तब बनने वाले मैदानों को तटीय या संरचनात्मक मैदान कहते हैं। ऐसे मैदान अधिकांशतः भूखंडों के किनारे पर पाए जाते हैं। मैक्सिको की खाड़ी के किनारे फैले संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्व स्थित मैदान इसके उदाहरण हैं। जमीन के तल घिसने के कारण भी ऐसे मैदानों का निर्माण यानी रचना होता है। ऑस्ट्रेलिया के मध्य का मैदान इस प्रकार से बना है। तटीय मैदान के बारे में बता रहे हैं कि इन मैदानों का निर्माण मुख्यतः यानी खासकर समुद्र किनारे अर्थात पृथ्वी की भूगर्भिक यानी पृथ्वी के नीचे हलचलों के हलन चलन के कारण समुद्री किनारे के नज़दीक खंडीय भूमि ऊपर उठती है, तब बनने वाले मैदानों को तटीय या संरचनात्मक मैदान कहते हैं। ऐसे मैदान ज़्यादातर भूमि खंडों के किनारे पर पाए जाते हैं। मैक्सिको की खाड़ी के किनारे फैले संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्व स्थित मैदान इसके उदाहरण हैं, मिसाल हैं। जमीन के तल घिसने यानी घर्षण के कारण भी ऐसे मैदानों की रचना होती है। ऑस्ट्रेलिया के मध्य का मैदान इस प्रकार से बना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं अपरदन के मैदान। पृथ्वी के धरातल पर सतत यानी लगातार अपरदन की क्रिया चलती रहती है, जिसके कारण लंबे समयांतर यानी लंबे समय के अंतर में पर्वत तथा पठार नदी, पवन और हिम नदी यानी बर्फ की नदी जैसे कारकों द्वारा अपरदन होने से मैदान बनते हैं। ऐसे मैदान संपूर्ण रूप से समतल नहीं होते। सख्त चट्टानों की टेकरियां यानी कि टीला छोटे छोटे पहाड़ियां बीच बीच में पाई जाती हैं। उत्तरी कनाडा और पश्चिमी साइबेरिया का मैदान कटाव से निर्मित हुए हैं। अपरदन द्वारा बने मैदानों को पेनी प्लेन भी कहते हैं। अपरदन मैदान के बारे में बता रहे हैं कि पृथ्वी के धरातल पर लगातार अपरदन की क्रिया यानी कार्य चलती रहती है, जिसके कारण लंबे समय के अंतर में पर्वत तथा पठार नदी, पवन और हिम नदी यानी बर्फ की नदी जैसे कारणों द्वारा अपरदन होने से मैदान बनते हैं। ऐसे मैदान संपूर्ण रूप से समतल नहीं होते, एक बराबर पूरी तरह नहीं होते। सख्त यानी कठोर चट्टानों की टेकरियां यानी छोटी छोटी पहाड़ियां, टीले बीच बीच में पाई जाती हैं। उत्तरी कनाडा और पश्चिमी साइबेरिया का मैदान कटाव से निर्मित हुआ है, उसकी रचना हुई है। अपरदन द्वारा बने मैदानों को पेनी प्लेन भी कहते हैं। तीसरा है निक्षेपण का मैदान। नदी, हिम नदी, पवन आदि परिबलों द्वारा बिछे काप के निक्षेपण से झील या समुद्री जैसे गर्तों के भरने से ऐसे मैदानों का निर्माण होता है। इसलिए इन्हें नदीकृत या काप के मैदान भी कहते हैं। भारत में गंगा यमुना के मैदान, उत्तर चीन में हंग्वाहो का मैदान, इटली में पो नदी द्वारा बना लोम्बार्डी का मैदान काप के मैदान का विशिष्ट दृष्टांत यानी उदाहरण है। इसमें निक्षेपण के बारे में बता रहे हैं कि नदी, हिम नदी, पवन आदि परिबलों यानी कारणों द्वारा बिछे काप के निक्षेपण से झील या समुद्र जैसी गर्तों यानी गड्ढों के भरने से ऐसे मैदानों का निर्माण होता है। इसलिए इन्हें नदीकृत यानी नदी के द्वारा बना या काप के मैदान भी कहते हैं। भारत में गंगा यमुना के मैदान, उत्तर चीन में होंगहो का मैदान, इटली में पो नदी द्वारा बना लोम्बार्डी का मैदान काप के मैदान का विशिष्ट यानी खास उदाहरण है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब मैदानों का निर्माण सरोवर में काप के निक्षेपण से होता है तब उन्हें सरोवर के मैदान कहते हैं। कश्मीर की घाटियाँ भारत में सरोवर के मैदान का उदाहरण है। करें जब मैदानों का निर्माण यानी रचना
सरोवर यानी तालाब में कांप के निक्षेपण से होता है तब उन्हें सरोवर के मैदान कहते हैं। कश्मीर की घाटियाँ भारत में सरोवर के मैदान का उदाहरण है, दृष्टांत है। आगे हम लोग पढ़ते हैं मैदानों का महत्व। मैदानों का क्या महत्व है, उपयोगिता है, उसके बारे में। मानव बस्तियां और व्यापार वाणिज्य के स्थल उपजाऊ मैदानों में स्थापित हुए हैं। समतल मैदान सड़क मार्ग और रेल मार्ग के लिए उपयोगी हैं। घनी जनसंख्या वाले शहर मैदानों में स्थित हैं। उपजाऊ जमीन कृषि उत्पादन के लिए उपयोगी है। कृषि उत्पाद उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। मैदानों का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि मानव बस्तियां यानी मानव जहां बसते हैं और व्यापार वाणिज्य के जगह उपजाऊ मैदानों में स्थापित हैं। समतल यानी एक बराबर मैदान पर सड़क मार्ग और रेल मार्ग के लिए उपयोगी है। घनी जनसंख्या वाले शहर मैदानों में स्थित हैं। उपजाऊ जमीन कृषि उत्पादन के लिए पैदावार के लिए उपयोगी है। कृषि उत्पादन उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध प्राप्त कराती है। आगे है उपसागर। उपसागर के बारे में पढ़ते हैं। सामान्य रूप से महासागर के जल भाग का आंशिक यानी बचा हुआ कुछ शेष भाग अर्थात उपसागर जो आसपास की जमीन से खुले विशाल सरोवर जैसा आकार धारण करता है। उपसागर विशाल और छोटे आकार के हो सकते हैं। भारत में बंगाल का उपसागर इसका उदाहरण है। उपसागर के बारे में बता रहे हैं कि सामान्य रूप से महासागर के जल भाग का बचा हुआ शेष भाग अर्थात उपसागर जो आसपास की जमीन से खुले विशाल यानी बहुत बड़े सरोवर जैसा स्वरूप धारण करता है। उपसागर विशाल और छोटे आकार के भी हो सकते हैं। भारत में बंगाल का उपसागर इसका उदाहरण है। आगे है खाड़ी। खाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई जल क्षेत्र तीन तरफ से पानी से घिरा हो तो उसे खाड़ी कहते हैं। उदाहरण के रूप में खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। खाड़ी के बारे में बता रहे हैं कि जब कोई जल का क्षेत्र तीनों तरफ से पानी से घिरा हो तो उसे खाड़ी कहते हैं। और उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। उसके आगे है रास। रास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रास यानी भूसिर अर्थात भूमि का लंबवत छोर जो जल भाग में फैला होता है, जिसे समुद्र रेखा भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए कन्याकुमारी भारत और केप ऑफ गुड होप अफ्रीका। रास के बारे में करें। रास यानी भूसिर अर्थात भूमि का जमीन का लंबवत छोर यानी किनारा जो जल भाग में फैला होता है, जिसे समुद्र रेखा भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए कह रहे कन्याकुमारी जो भारत में है और केप ऑफ गुड होप अफ्रीका का। आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे है द्वीप। द्वीप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो भाग चारों तरफ से जल भाग से घिरा हो उसे द्वीप के रूप में पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, शंखोद्वार बेट द्वारका, पिरोटन, नरा बेट, पिरम बेट, सियाल बेट आदि। द्वीप के बारे में बता रहे हैं कि जो भाग चारों तरफ से पानी के भाग से घिरा हो उसे द्वीप के रूप में पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए कह रहे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, शंखोद्वार बेट द्वारका, पिरोटन, नरा बेट, पिरम बेट, सियाल बेट आदि द्वीप हैं। आगे है घाटी। पर्वतों की श्रृंखला के बीच आया निचला भाग मोड़दार पर्वत और खंड पर्वत के निर्माण के समय तथा हिम नदी के अपरदन कार्य के परिणाम स्वरूप घाटी की रचना होती है। उदाहरण कश्मीर घाटी। घाटी के बारे में बता रहे हैं कि पर्वतों की श्रृंखला के बीच जो पर्वतों के बीच आया निचला भाग होता है मोड़दार पर्वत और खंड पर्वत के निर्माण के समय तथा हिम नदी यानी बर्फ की नदी के अपरदन कार्य के परिणाम स्वरूप घाटी की जो रचना होती है उसे ही घाटी कहते हैं। उदाहरण के लिए कश्मीर की घाटी। आगे है जल डमरू मध्य। दो जल क्षेत्रों को जोड़ती पतली जल पट्टी को जल डमरू मध्य जल संधि कहते हैं। उदाहरण पाल्क टिब्बा की जल डमरू मध्य
भारत और श्रीलंका के बीच। जल डमरू का स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि दो जल क्षेत्रों को जोड़ती हुई पतली जल की यानी पानी की पट्टी को जल डमरू मध्य जल संधि भी कहते हैं। उदाहरण के लिए पाल टिब्बा की जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में ये पड़ता है। आगे है स्थल डमरू मध्य। दो जल क्षेत्रों को अलग करती संकरी भूमि पट्टी को जल डमरू मध्य कहते हैं, स्थल डमरू मध्य कहते हैं। उदाहरण पनामा उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों के बीच। स्थल डमरू मध्य के लिए बता रहे हैं कि जो जल क्षेत्रों को अलग करती हुई संकरी यानी पतली भूमि पट्टी यानी जमीन की पट्टी को स्थल डमरू मध्य कहते हैं। उदाहरण के लिए बता रहे हैं पनामा जो उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों के बीच में बनी हुई है। आगे है द्वीपकल्प। द्वीपकल्प के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो भूभाग तीन तरफ समुद्र और एक तरफ जमीनी क्षेत्र से जुड़े हो उसे द्वीपकल्प कहते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत सौराष्ट्र। द्वीपकल्प के बारे में बता रहे हैं कि जो भूभाग यानी जमीन का भाग तीन तरफ से समुद्र और एक तरफ जमीनी क्षेत्र से जुड़े हो उसे द्वीपकल्प कहते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत और सौराष्ट्र है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से सुनिएगा। इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर होगा आपको भेज दिया जाएगा और सभी लोगों को लेसन करना है। जब भी विद्यालय खुलेगा